आज हम पढ़ेंगे एटिलेक्टासिस। इसे कोलेप्स लंग्स भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर लंग्स में एक पार्ट होता है या फिर पूरा का पूरा लंग्स कोलेप्स हो जाता है और उसके अंदर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो ये होती है कोलेप्स ऑफ ए पार्ट और ऑल ऑफ द लंग रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड और एब्सेंट गैस एक्सचेंज एंड लॉस ऑफ वॉल्यूम। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर लंग्स का एक पार्ट या पूरा का पूरा लंग्स कोलेप्स हो जाता है और उसके अंदर क्या हो जाता है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो इट अकर्स व्हेन टाइनी एयर सैक्स, यानी कि जो टाइनी एयर सैक होती है जिसे बोलते हैं हम एल्विलाई, विद इन द लंग्स बिकम डीफ्लेट। मतलब जो एल्विलाई होती है वो डीफ्लेट हो जाती है। डीफ्लेट का मतलब जैसे कि ये एल्विलाई है, ये इन्फ्लेटेड है मतलब फूली हुई है, डीफ्लेटेड मतलब सिकुड़ जाती है। जैसे ये इस तरीके से होती है नॉर्मली ये ऐसे होती है, ये इस कंडीशन में ऐसे हो जाती है, सिकुड़ जाती है बिल्कुल। तो इसमें गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता। इट कैन बी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज, मतलब कि ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है, यानी कि एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, और नॉन ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज की वजह से भी हो सकती है। इट रेफर्स टू कोलेप्स ऑफ एल्वेलाई और एयरलेस एल्वेलाई। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एल्वेलाई होती है उसके अंदर एयर नहीं बचती है, तो उस वजह से वो क्या हो जाती है, कोलेप्स हो जाती है। एटिलेक्टासिस एक ग्रीक वर्ड होता है, उसका अर्थ होता है इनकम्प्लीट एक्सपेंशन। मतलब कि जो एल्वेलाई होती है वो इनकम्प्लीट एक्सपेंशन मतलब फूलती नहीं है पूरी तरीके से, और वो क्या हो जाती है, डिफ्लेट हो जाती है। टाइप ऑफ एटिलेक्टासिस, मतलब एटिलेक्टासिस कितने टाइप का होता है, जैसे कि इसे चित्र की सहायता से समझते हैं। ये नॉर्मल लंग्स होता है और ये होता है कोलेप्स लंग्स। इसके अंदर क्या हो गया, ये जो लंग्स है ये कोलेप्स हो गया है, यानी सिकुड़ गया है। और इसे एल्वेलाई के लेवल पर देखते हैं, जो एल्वेलाई है नॉर्मल एल्वेलाई होती है, इन्फ्लेटेड है ये, और यहाँ पर डीफ्लेटेड एल्वेलाई हो गई है, जैसे कि कोलेप्स हो गई है कहने का मतलब ये, और ये सिकुड़ गई है। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पहला है रिसोप्शन एल्वेलाई, ऑब्स्ट्रक्टिव एल्वेलाई भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलेक्टासिस। और सेकंड है कंप्रेशन एटिलेक्टासिस, और थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टासिस। और रिसोप्शन में क्या होता है कि जो एयरवे होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से आगे गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और उस वजह से क्या होती है, जो एल्वेलाई में जो गैस बचती है, जो उसका अब्जॉर्प्शन होने की वजह से वहाँ पर गैस कुछ भी नहीं रहती है, और उससे जो एयरलेस एल्वेलाई हो जाती है वहाँ पे वो डीफ्लेट हो जाती है, यानी उसका कोलेप्स हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकस बाय म्यूकोपुरुलेंट कफ, म्यूकोपुरुलेंट कफ की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होकर भी ये कंडीशन हो सकती है। कंप्रेशन एल्वेलाई में क्या होता है कि जो एल्वेलाई होती है वो कोलेप्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन में ब्लड, एयर या फिर कोई भी फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और वो लंग्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो लंग होता है वो सिकुड़ जाता है, एटिलेक्टासिस की कंडीशन हो जाती है। जिसमें क्या होता है, जैसे लंग्स है, यहाँ प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर यहाँ पर क्या भर गया है, ब्लड भर गया है। तो इस कंडीशन में जो लंग्स का जो ये हिस्सा है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो इस वजह से भी क्या हो सकती है, एटिलेक्टासिस की कंडीशन हो सकती है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टासिस। कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टासिस में क्या होता है कि जो लंग्स टिश्यू होता है उसका स्कार फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर। फाइब्रोटिक चेंजेज इन द लंग विच प्रिवेंट फुल एक्सपेंशन ड्यू टू इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। जो लंग्स होते हैं वहाँ पर उसके जो टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, फाइब्रोटिक चेंजेज हो जाते हैं, मतलब जो फाइब्रस टिश्यू जाते हैं उनमें उसका डिपोजिशन होने लग जाता है, और उस वजह से वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, और प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हो पाती। जैसे यहाँ पे चित्र से समझिए, इससे कंप्रेसिव एल्वेलाई है, तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लड और फ्लूइड भर गया है, तो उस वजह से लंग्स कंप्रेस हो गया है। और एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्टिव एल्वेलाई या रिसोप्शन एल्वेलाई है उसमें एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से एटिलेक्टासिस हो गया। और लंग स्कारिंग, जो कॉन्ट्रैक्शन वो होता है एटिलेक्टासिस, उसमें क्या हो जाता है, ये लंग स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है। आगे देखते हैं हम इसके कौन कौन से कोजेज और रिस्पेक्टर होते हैं। तो कोजेज में दो टाइप के कोजेज होते हैं, पहला ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। मतलब कि पहले वो कोज होते हैं जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, दूसरा जो बिना एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं, मतलब बिना एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी एटिलेक्टासिस कोज कर सकते हैं। तो पहला है म्यूकस प्लग। जो ऑब्स्ट्रक्टिव में पहला है वो कौन सा, म्यूकस प्लग। जो म्यूकस का फॉर्मेशन होकर वहाँ पे म्यूकस प्लग जमा हो जाए, जैसे कि ये एल्वेलाई, ये ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल है, इसमें क्या होगा, ये
म्यूकस प्लग है, जो म्यूकस इकट्ठा होते 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 म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन हो गया है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, एटेलेक्टासिस हो सकता है। फॉरेन बॉडी आ जाए किसी एल्वेलाई के अंदर, जैसे एस्पिरेट कर ले जीआईटी से कोई मटेरियल, तो उस वजह से भी हो सकता है। नैरोइंग ऑफ मेजर एयरवे फ्रॉम डिजीज, किसी भी डिजीज़ के कारण एयरवे नैरो हो जाए, ट्यूमर हो, ब्लड क्लॉट, इन सब की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टासिस हो सकता है। अब आगे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज देखते हैं, जैसे कि प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड ऑन द लंग्स, जैसे कि मतलब इसमें क्या होता है कि लंग्स होता है, उसमें आउटसाइड से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस वजह से लंग्स कोलेप्स हो सकते हैं, एटेलेक्टासिस की कंडीशन हो सकती है। मतलब कि जैसे प्लूरल कैविटी में ब्लड या जो एयर का बिल्डअप हो रहा था, एयर बिल्डअप हो रही थी, उस वजह से क्या हो रहा था, उस पर प्रेशर पड़ रहा था, तो उस वजह से भी कोलेप्स हो रहा था। इंजरी और ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से हो सकता है। इसमें भी क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसमें, प्लूरल कैविटी के अंदर। निमोनिया की वजह से हो सकता है, लंग कैंसर, अस्थमा, इन सभी की कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। स्कारिंग ऑफ लंग टिश्यू, स्कार फॉर्मेशन हो जाए तो उसकी वजह से कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टासिस। लंग ट्यूमर की वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, ओल्ड एज होता है, कन्फाइंड टू बेड, बहुत लंबे समय से पेशेंट बेड पर ही लेटा हुआ हो, लंग डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है। रिसेंट में सर्जरी हुई हो, स्मोकिंग और रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो, या ओबिसिटी का शिकार हो पेशेंट, तो उस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। आगे देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। तो रिड्यूस वेंटिलेशन ब्लॉकेज या सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, ये सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी भी एक कोज होता है। तो किसी भी कोजेज की जैसे कि वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा, ब्लॉकेज हो गया हो, या सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो गई है लंग्स में, तो उस वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पासेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम एल्वेलाई, मतलब जैसे कि कोई ब्लॉकेज हो गया एयरवे में, तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्वेलाई होती है, उस तक एयर ना तो जा पाएगी, ना उससे बाहर आ पाएगी, तो उससे क्या होगा, एल्वेलाई ट्रैप्ड एल्वेलाई एयर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड स्ट्रीम, जो ऑब्स्ट्रक्शन के बाद जो वहाँ पर एयर ट्रैप्ड हुई थी एल्वेलाई के अंदर, जो यहाँ पर जैसे यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, तो यहाँ पर जो एयर ट्रैप्ड हो गई है, तो इसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड के अंदर, और ये यहाँ पर एयरलेस एल्वेलाई बन जाती है, और ये डीफ्लेट हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। तो इससे आगे क्या होगा, जो अब्जॉर्ब हो गई है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसके बाद क्या होगा, अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द एल्वेलाई बिकम एयरलेस, एल्वेलाई के अंदर एयर नहीं बचेगी, उससे एल्वेलाई कोलेप्स हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एटीलेक्टासिस। इसे शुरू से समझते हैं। जैसे भी कोई भी क्या हुआ, तो इसमें ब्लॉकेज हो गया एयरवे में, वो उस वजह से क्या होगा, जो एल्वेलाई तक वो एयर ना तो आ पा रही है, ना उससे वहाँ बाहर जा पा रही है, उससे वहाँ पर क्या होगा, जो ट्रैप्ड एल्वेलाई एयर है, वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उससे वहाँ पर जो एल्वेलाई होती है वहाँ वो एयरलेस बन जाएगी, वहाँ पर एयर नहीं बचेगी, और उससे एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एटीलेक्टासिस। इसके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, और डिस्निया हो जाएगा इस कंडीशन में, और क्या बोलते हैं आगे, कफिंग भी होगी, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, क्योंकि लंग्स जो कोलेप्स हो जाएगा, तो चेस्ट मूवमेंट भी डिक्रीज हो जाएगी। वीजिंग साउंड होगी, लो ग्रेड फीवर होगी, निमोनिया की कंडीशन में होती है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होता है। रैपिड और स्लो ब्रेथ होगी, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, वैसे ही टेकिकार्डिया, मतलब टेकीपनिया बोलते हैं इसे, रैपिड ब्रीथिंग को। चेस्ट पेन होगा, ब्लूनेस ऑफ लिप्स एंड नेल्स, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो पा रहा था वो नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, और लिप्स और नेल्स हो गए वो ब्लू हो जाएंगे। बीपी ड्रॉप हो जाएगी, और शॉक की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। शॉक की कंडीशन क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर जो वो नहीं मिल पाएगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नर्स, मतलब एज ए नर्स हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, और उससे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, सिम्टम्स जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। चेस्ट एक्सरे कर सकती है पेशेंट का, और सीटी स्कैन होता है, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। सीटी स्कैन से क्या होता है, लंग एब्सेस का जो एटीलेक्टासिस कंडीशन होती है उसका पता चल जाता है, एटीलेक्टासिस कंडीशन का। ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा इसका, मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं इसका, मतलब कि फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। एसिटाइल सिस्टीन देते हैं, ये क्या करती है, जो
म्यूकस प्लग इकट्ठा हुआ वहाँ पर उसको तोड़ देती है, मतलब उसको लिक्विफाई कर देती है और बाहर आसानी से निकल पाता है। ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं जिससे पेशेंट को डिस्निया में रिलीफ मिल सके, और एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि वो बैक्टीरिया किल हो सके। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर देंगे ताकि प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे पेशेंट और म्यूकस को बाहर निकलने में मदद हो सके, मतलब म्यूकस जो लिक्विफाई हो सके। नर्सिंग इंटरवेंशन देखते हैं इसमें कौन कौन से रोल होते हैं नर्सिंग के, नर्सिंग क्या क्या करती है। आइडेंटिफाई द कोज एंड ट्रीट इट, मतलब जो एटेलेक्टासिस का कोज होता है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसे ट्रीट करते हैं। इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हिस्ट्री कलेक्शन के हिसाब से। प्रोवाइड O2 थेरेपी एंड रेस्ट, ऑक्सीजन थेरेपी और रेस्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। प्रोवाइड फाउलर पोजीशन क्यों देते हैं, ताकि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी नहीं हो, ब्रीथिंग में आसानी हो सके। ब्रेथ साउंड को क्या वो करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं या फिर उसे सुनते हैं। फ्लूइड को रिमूव करना, यदि प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोरासेंटेसिस करते हैं। ट्यूमर हो तो उसे रिमूव करते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म करनी है ताकि डिस्चार्ज हो सके म्यूकस का। डीप ब्रीथिंग के लिए पेशेंट को इनक्रेज करना है, पोस्चरल ड्रेनेज करना है और पेशेंट को हेल्थी साइड पर टर्न करना है, सक्शन करना है उसका जो भी मटेरियल वहाँ पर इकट्ठा हुआ जैसे म्यूकस मटेरियल, उसका वेंटिलेटर करना, प्रोवाइड करना पेशेंट को ताकि वो ऑक्सीजन की अमाउंट सही रहे बॉडी के अंदर। द प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट इफेक्टिव और नॉट एप्लीकेबल, देन यूज मैकेनिकल वेंटिलेशन विथ PEEP, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, मतलब जो पॉजिटिव वेंटिलेटर होता है उसका प्रयोग करना है। इससे क्या होता है कि जो एयर होती है वो इंस्पिरेशन के साथ साथ अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन उसके साथ साथ अंदर दी जाती है पेशेंट को। थैंक यू।